कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। और ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, इक्विलेटरल, दो साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलेस, एक एंगल 90 हो, राइट एंगल, एक एंगल 90 से बड़ा हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और क्या था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर 90 से छोटा। ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते हो, आप लोग 10th में हो, है ना। तो 9th में आप लोग ट्रायंगल्स में और कुछ चीजें पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, क्या होता है? एकदम डुप्लीकेट। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर बोल दिया, मतलब सारे साइड क्या होंगे? इक्वल। सारे एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। और ये वाला सिंबल हम यूज करते थे, याद है ना? ये वाला सिंबल, ये वाले सिंबल को बोलते थे कॉन्ग्रुएंट। अगर कभी लिखा है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ध्यान से देख लो, इधर मैं रिवाइज करा रहा हूं। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, मतलब कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल होंगे? एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो करस्पॉन्डिंग वाले ही आपस में क्या होंगे? इक्वल। और साइड्स भी वैसे ही हैं। AB वाली साइड QR के इक्वल नहीं हो सकती। AB वाली साइड किसके इक्वल होगी? PQ के। और वैसे BC वाली किसके इक्वल होगी? QR के। और इसके लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करते थे, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। याद आया ये पूरा? तो ये कॉन्ग्रुएंसी का पुराना कंसेप्ट है, जिसमें सारी चीजें एज इट इज एक जैसी होंगी। इस बार ना हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ेंगे, इस बार हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान के चलो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया और इसको बड़ा कर दिया, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए? नहीं। लेकिन कॉपी करके सिर्फ पेस्ट किया था ना, तो अभी ये क्या थे? कॉन्ग्रुएंट थे। लेकिन अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन दिख एक जैसे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? सिमिलैरिटी। एक जैसा दिखना, साइज में भी डिफरेंट बट दिखेंगे एक जैसे। क्या ये क्लियर हो गया? ये जो सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल है सिमिलैरिटी का सिंबल। कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? तो 10th में हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ बाय डिफॉल्ट सिमिलर फिगर से, जैसे सबसे पहले ये जो दो फिगर्स आपको दिख रहे हैं, ये सर्कल, सारे सर्कल एक जैसे दिखते हैं, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। याद रखते जाना, आगे क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। तो इधर आगे बैठ जाओ। तो सबसे पहला कंसेप्ट मैंने क्या बताया? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी सेटल डाउन हो सबके सब। अभी मत निकालो कुछ भी, बैग जैसे वैसे बैठे रहो, शांत एकदम, ठीक है। रख दे बैग को नीचे। ये कौन सा शेप है बताओ जल्दी? स्क्वायर्स। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर, क्लियर। नेक्स्ट, ये कौन से ट्राइंगल्स हैं? इक्विलेटरल। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं? सिमिलर। क्या सारे रेक्टेंगल आपस में सिमिलर होंगे? यस और नो, थोड़ा सोच के बताओ। सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे एक दूसरे के, लेकिन क्या सारे रेक्टेंगल भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे? नो, क्योंकि हो सकता है कोई रेक्टेंगल ऐसा बने, हो सकता है कोई रेक्टेंगल ऐसा बन जाए, तो ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या ये क्लियर हो गया? ये वाले दोनों शेप्स, क्या ये दोनों शेप सिमिलर है? दिख रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है, बट एग्जैक्ट आइडिया में पता चलेगा अगर उसके एंगल्स और साइड पता हो। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट आते हैं। ये तीनों पिक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये भी क्या है? सिमिलर पिक्चर्स है, बट साइज बड़ा छोटा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, यहां पर एक छोटा सा एक्टिविटी दिया आप लोगों के बुक का, ये इसने क्या किया? ABCD एक शीट है, उसको इसने रखा ऊपर पे, लाइट है, इसकी शैडो नीचे बन रही है। इमेजिन कर पा रहे हो इसको? तो शैडो का जो साइज होगा वो डिपेंड करेगा कितना ऊपर या नीचे, लेकिन शेप जो होगा वो ओरिजिनल शेप के जैसा ही होगा। तो ये वाला ABCD और ये A डैश, B डैश, C डैश और D डैश, ये जो उसकी शैडो बन रही है, दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्या ये क्लियर हो गया? इसके बाद ना सिमिलैरिटी के लिए
पॉलीगॉन्स में कुछ कंडीशन है जो उसने बताया है, इस यहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। जो नहीं पढ़ते रहेगा ना, मैं उनको देख रहा हूं ना। पढ़ा सबने वाला स्टेटमेंट? अगर कोई दो पॉलीगॉन है जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, लाइक दैट, तो उनमें सिमिलैरिटी की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या बोलती है? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। जैसे ए बी सी डी अगर मान लो है ए बी सी डी, तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल ए इसके इक्वल होना चाहिए, बी क्यू के इक्वल होना चाहिए, सी आर के, और डी एस के। तो इन दोनों क्वाड्रिलेटरल के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है? उनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू सी डी बाय एस आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एस। क्या ये क्लियर हो गया? तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको नोट कर लो। Two polygons of same number of sides are similar. Two polygons of same number of sides are equal. Two polygons of same number of sides are similar. If, और सब फास्ट लिखेंगे ना, स्लो लिखने का टाइम ही नहीं है एकदम। If first condition their corresponding angles are equal. Their corresponding angles are equal. Second condition, their corresponding sides are in same ratio. First condition, their corresponding angles are equal. Second condition, their corresponding sides are in same ratio. नोट कर लिया? और उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देना जिसमें आप ये घर में लिखोगे, ये वाला चीज, ठीक है, ताकि आपको वो क्लियर रहे। थोड़ी सी जगह, कितनी जगह लगेगी आप देख लो अपने अंदाजे से, और ये घर में एक एग्जाम्पल के लिए ये लिख लेना ताकि आपको याद रहे। हटा दो इस चीज को फिर मैं। कुछ नहीं, कोई भी दो क्वाड्रिलेटरल बनाना है, एक जैसे दिखना चाहिए, फिर साइड्स को इक्वल बता देना, और एंगल्स को इक्वल बता देना, और साइड्स के रेशियो को इक्वल बता देना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पर आपको दो क्वाड्रिलेटरल्स दिख रहे हैं, एक बार सब सामने देख लो पहले। दिख गए सारे को, सभी को? ये वाले क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को चेक करो कितना है। 105, 100, 70 और 85। उधर पे भी देख लो, 105, 100, 70 और 85। अब सारे एंगल इक्वल है, तो क्या मैं इनको सिमिलर बोल सकता हूं? यस और नो? नो, सिर्फ सारे एंगल इक्वल होने से सिमिलर नहीं होगा, ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो रेशियो देखते हैं, जैसे ये हो गया 1.5 और ये कितना हो गया 3, कितना आएगा दोनों का रेशियो? 1:2। समझ रहे हो ना ये चीज? देखो 1.5 अपॉन 3 करूंगा तो ये डबल होता है ना, 2 टाइम्स में कटेगा, तो कितना आ जाएगा 1/2। इनका रेशियो कितना आएगा? वो भी 1/2 आएगा। नेक्स्ट 2.4 और 4.8, ये वाले रेशियो कितने आएंगे? 1/2। ये वाले रेशियो कितने आएंगे? ये भी 1/2 आएंगे। तो सारे साइड्स के रेशियो भी इक्वल आ गए, सारे एंगल्स भी इक्वल आ गए, तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्लियर हो गया सभी को ये कंसेप्ट? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। बताओ ये दोनों सिमिलर है कि नहीं? सारे एंगल इक्वल है क्या? चेक करो, सारे एंगल 90 90 90। ओके, तो फिर क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि इनका रेशियो कितना आ रहा है? 1। 3/3 मतलब 1। लेकिन क्या इनका रेशियो 1 आएगा? नहीं आएगा, दैट्स वाई ये सिमिलर नहीं है। हटा दूं फिर इसको मैं? नेक्स्ट, क्या ये दोनों सिमिलर है कि नहीं बताओ? रेशियो देखो, रेशियो कितना है? 2.1, 4.2, रेशियो कितना आएगा? 1/2।
2.1 4.2 2.1 4.2 1/2, तीसरे वाले का भी 1/2, चौथे वाले का भी 1/2, सारे साइड्स का रेशियो 1/2 है। क्या ये सिमिलर होगा? यस और नो? जो नो बोल रहे क्यों नो बोल रहे बताओ? एंगल्स इक्वल नहीं है। सिमिलैरिटी के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अभी लिखा ना आप लोगों ने, सारे एंगल इक्वल हो और सारे साइड्स का रेशियो इक्वल हो। क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, सो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है फर्स्ट एक्सरसाइज का। ऑल सर्कल्स आर डैश, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं होता भाई, सिमिलर होता है। लिखो उसको, या तो एक लाइन में लिख लो उसको। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, लिख लो जल्दी। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, पढ़ो। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर। एक छोटा स्क्वायर हो गया, एक बड़ा स्क्वायर हो गया, सिमिलर होंगे। समझ में आ गया? ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब जिसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं, है ना? ये 3 पॉइंट लिख लिया। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर जिससे पूछूंगा उसको करना है आंसर। हाँ नैतिक, लास्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। Two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are dash. क्या आएगा वो डैश की जगह पे? इक्वल। एंड देयर corresponding sides are dash proportional, दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। डन हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट। क्या ये बना सकते हो? छोड़ दूं इसको मैं? नेक्स्ट। अब आपको बताना है क्या ये दोनों सिमिलर है कि नहीं, बताओ जल्दी। क्यों सिमिलर नहीं है ये दोनों? एंगल्स डिफरेंट है, दैट्स व्हाई। हटा दो। नेक्स्ट। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अभी तक ना हम सिमिलैरिटी किसके बारे में पढ़ रहे थे? पॉलीगॉन्स। अब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी किसके लिए? ट्राइंगल्स के लिए। लेकिन रुक जाओ, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद तक वो छूट गया, उसको पहले डिस्कस करते हैं। ओके, हेडिंग डालो बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फुल फॉर्म है उसका बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लिख लिया सबने? अब ये जो क्वेश्चन लिखा है ना आप लोगों ने, बीपीटी, ये स्टेटमेंट लिखा है ना, हेडिंग डाला ना बीपीटी, ये मान के चलो कि 99% आपके एग्जाम में आएगा। हर सेट में आएगा, हर जगह पे आएगा, और हर साल आया है ये। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझना। इस थ्योरम का प्रूफ है जो आपको लगभग हर बार आता है। ठीक है, पहले मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम बोलता है कि अगर मान लो आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की अगर कोई भी दो साइड्स को ले लें, जैसे कि अगर मान लो एक साइड ये हो गई ए बी, वहां पर कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने पी, दूसरी साइड ये हो गई ए सी, उसको मैंने ले लिया मान लो क्यू। अगर मैं इन दोनों के किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, और ऐसे ज्वाइन करता हूं कि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये है बीपीटी। आप लोगों ने 9th में एमपीटी पढ़ा था ना? एमपीटी क्या होता था? मिड पॉइंट थ्योरम। वो क्या बोलता था? अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो थर्ड साइड के क्या होगा? पैरेलल, और उसका क्या होगा? हाफ। ये बोलता था। यहां पर क्या बोलता है? अगर हम ये पैरेलल बनाएंगे ना, तो ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये है बीपीटी का स्टेटमेंट। तो लिखो सबसे पहले बीपीटी, लिखने के बाद बीपीटी को और एक नाम से जानते हैं, वो है थेल्स थ्योरम, तो वो भी लिख लो।
इसका एक और अल्टरनेट नाम लिख लो, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी। और इसकी स्टेटमेंट लिखना, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides, intersecting other two sides in distinct points, in distinct points, then the other two sides are divided in same ratio. Then the other two sides are divided in same ratio. If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points, then other two sides are divided in same ratio. लिख लिया सबने? लिख लिया ना? पक्का? अब इसको रट लो अच्छे से। 30 सेकेंड। देखते हैं किसका दिमाग तेज है जो 30 सेकेंड में कर लेता है। हर किसी का आईक्यू एक जैसा नहीं होता। ओके, सो आई होप थोड़ा बहुत तो याद हो गया होगा। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूं, फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट को आप फिर से एक बार ध्यान रखना, ठीक है? फिर उसके बाद सबको हो जाएगा। सो मैं बोलते भी जा रहा हूँ, डायग्राम भी बना रहा हूं। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं, ट्राइंगल का नाम दे देता हूं ABC, और इसके बाद स्टेटमेंट पढ़ना चालू करता हूं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो क्या है पहली लाइन? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो ये एक साइड हो गया ट्राइंगल का। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो ये एक लाइन हो गई जो वन साइड के क्या है? पैरेलल। पहली लाइन याद हो गई सबको? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका मतलब ये जो लाइन बनी, ये अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो वाले पॉइंट ये हो गए, ये हो गए P और Q। तो ये दो पार्ट हो गए इस स्टेटमेंट का। समझ में आएगी नहीं? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये दो पार्ट क्लियर। लास्ट लाइन क्या बोलता है? देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो ये जो बाकी दो साइड्स है वो किस रेशियो में डिवाइड होंगे? सेम रेशियो में। क्या ये क्लियर हो गया? ये तीन पार्ट्स में है ये स्टेटमेंट पूरा। याद हो गया? चलो अब बताओ, सामने फिगर है आपके, और अब स्टेटमेंट बोलना भव्य। करेक्ट, समझ गए? और किसको? हाँ टोनिम। करेक्ट, मतलब मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वर्डिंग आगे पीछे हो जाएगी चलेगा, लेकिन उसने पूरा सही बोला है। हाँ नेक्स्ट। हाँ प्रणव। सामने फिगर देख के बोलो ना। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड इन
distinct points, then the other two sides are divided in same ratio. हाँ, other two sides in distinct points, then the two sides are divided in same ratio. क्लियर? सबको स्टेटमेंट क्लियर हो गया? लिख भी लिया सबने? अब फिगर बना लो, जल्दी से फिगर बना लो फटाफट। बना लिया सबने फिगर? ओके। अब यहां पर कुछ चीजें ध्यान रखना, थ्योरम में जो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, स्टेप नंबर 1 थ्योरम का स्टेटमेंट, स्टेप नंबर 2 थ्योरम का फिगर, स्टेप नंबर 3 क्या होता है, गिवन क्या है। तो यहां पर गिवन क्या है, हम उस चीज को लिखने वाले हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे, थोड़ा सोच के बताना सभी। करेक्ट। तो हर एक थ्योरम में ना इफ और देन होता है। इफ मतलब अगर ऐसा होगा देन ऐसा होगा, समझ गए ना। तो पहली वाली लाइन वो इफ वाली जो लाइन है, इफ वाली लाइन क्या बोलती है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो ये आपको गिवन में आ जाएगा। तो गिवन में हम यहां पर क्या लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये गिवन में आएगा। क्लियर? गिवन के बाद फिर हम लिखेंगे टू प्रूव। तो टू प्रूव वो लास्ट वाली लाइन में लिखा होता है, देन के बाद यहां देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, मतलब कौन सा रेशियो इक्वल होगा, दिस बाय दिस। क्या होगा, एपी बाय पीबी इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। देख लो, ए क्यू बाय क्यू सी, ये टू प्रूव हो गया। हाँ मैं गलत लिख दिया कि बीच बीच में बोल रहा था कोई, उस चक्कर में गड़बड़ हो गया। चलो कोई नहीं, AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। हो गया ये चीज। ये सब करने के बाद कभी कभी कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत होती है, तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी ऐड हो जाता है, यहां पर है जरूरत उसकी। ठीक है, अब उसको समझेंगे वो कैसे होगा। और उसके पहले मैं थोड़ा सा ऐसा ही जनरल नॉलेज वाली चीज पूछता हूं, चलो बताना, ध्यान देना सभी। अगर मान लो मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक है, इसका बेस है मान लो 5 और इसका ये परपेंडिकुलर है मान लो 2, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं कि बताओ इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, तो क्या लगाओगे, हाफ बेस, बेस मतलब कितना हो गया 5, और हाइट मतलब कितना हो गया, हाइट मतलब ये, हाइट मतलब 2, समझ में है ना। तो कितना हो जाएगा इसका एरिया, 5 स्क्वायर यूनिट। क्या ये क्लियर हो गया? मैं एक और ट्राइंगल लेता हूं उसके जस्ट बाजू में, ऐसा एक और ट्राइंगल लेता हूं और ऐसे ले रहा हूं ये ट्राइंगल, ये मेरे पास एक दूसरा ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल का अगर बेस मैं ले रहा हूं 6 और ये पिंक वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने बोलूंगा, तो कौन कौन इसका एरिया निकाल सकता है, हाथ उठाना। तो क्या होगी इस ट्राइंगल की हाइट, की अलग होगी, बेस इसका 6 है, ये तो क्लियर है ना सबको। इसका बेस 6 है, हाइट क्या होगी ये क्वेश्चन है। इसका भी हाइट क्या होगा, 2 ही होगा। हाइट का सीधा सा मतलब होता है जो भी अपोजिट वर्टेक्स है ना, वहां से परपेंडिकुलर बनना, भले वो ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा हो, भले वो ट्राइंगल के बाहर, मतलब ट्राइंगल को बाहर एक्सटेंड करने पे आ रहा हो, तो भी उसका हाइट वही लिया जाएगा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया सभी को? क्योंकि ये यूज होने वाला बीपीटी में अभी प्रूफ करते समय, तो ये ध्यान रखना कि हाइट का मतलब अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? दूसरा एक और कंसेप्ट जो यहां पर यूज होगा वो भी बता रहा हूं, सुनो। अगर मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस तरीके से एक ट्राइंगल है ए बी सी, और एक और ट्राइंगल है, इसका नाम दे रहा हूं ए क्यू सी, और ये दोनों ट्राइंगल जो है ना सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। मतलब मान लो ये एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हो गया ए क्यू सी, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, देख रहे हैं ना, बेस सेम है, और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोनों ट्राइंगल के एरिया जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे,
इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई बेस सेम है और हाइट भी सेम होगी, तो इसलिए दोनों का एरिया भी क्या होगा? इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? ये दो कंसेप्ट इसके प्रूफ में यूज होने वाले, तो वो मैंने पहले ही बता दिए, याद रखना। चलो, किनका? ट्राइंगल्स के बेस सेम है और भले ही ये वाली बाकी दोनों साइड्स अलग हो, वो मैटर नहीं करेगा, एरिया दोनों का सेम आएगा, क्योंकि एरिया के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? हाफ बेस इनटू हाइट, और हाइट तो सेम हो जाएगा ना, क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो डन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये दो चीजें हमने लिख ली, गिवन और टू प्रूफ। अब हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर नेक्स्ट हेडिंग डालना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में आप लोग को क्या करना है? पी से एक परपेंडिकुलर बनाना है इस ट्राइंगल पे, और उसको नाम दे देना है पी एम। पी से मैंने परपेंडिकुलर बनाया, किस पे परपेंडिकुलर बनाया देख लो एक बार, ए क्यू पे। फिर वैसे क्यू से एक परपेंडिकुलर बनाना इधर पे ऐसे, और उसको नाम दे देना क्यू एन। हो गया? और फिर उसके बाद QB और QC को ज्वाइन कर देना। QB और QC को ज्वाइन कर देना। काफी कॉम्प्लिकेटेड बन गया होगा, लेकिन अभी करो इसको ऐसा, फिर धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। और ये सारी चीजों को हम कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूं, एक बार दोबारा से सुन लेना। सबसे पहले मैंने P से परपेंडिकुलर बनाया। P कौन सा परपेंडिकुलर बनाया? PM। सारे बच्चे सामने देखना ना, PM। ये PM जो परपेंडिकुलर बना है वो किसके परपेंडिकुलर बना है? AQ के, या AC बोल दोगे तो भी चलेगा, AC बोल देते। AQ या AC दोनों एक ही तो साइड हो गई ना, ठीक है। फिर उसके बाद ये QN जो परपेंडिकुलर बना है, QN, ये किसके परपेंडिकुलर बना है? AB के। तो QN परपेंडिकुलर टू AB। और फिर आखिरी में मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, किसको? QB को और PC को। तो ये चीज भी लिख देते, ज्वाइन QB एंड PC, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। यहां तक का प्रोसेस क्लियर हो गया? अब यहां से स्टार्ट होता है प्रूफ। इसका प्रूफ जो है ना, दो पार्ट में होगा। तो पहला पार्ट मैं करवाऊंगा, दूसरा पार्ट तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि सिमिलर टाइप का होगा। सब सामने देखते जाना। सबसे पहले हम ये वाले ट्राइंगल को लेंगे। इसका इस ट्राइंगल का नाम लिखो, क्या नाम है इसका? तो लिखो इन ट्राइंगल APQ। इन ट्राइंगल APQ। फिर हम इसके एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। मैं बेस लेता हूं इसको, क्या नाम है इसका? AP। तो हाइट किसको लूंगा मैं? QN। QN उसकी हाइट हो जाएगी। सबको क्लियर हुआ? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AP क्या होगा? हाफ बेस, बेस मतलब हो गया AP, और हाइट क्या हो गया? हाइट हो गया QN इंटू QN। ये चीज समझ में आ गई सभी को? और इसको मैं ले लूंगा इक्वेशन नंबर 1। अगर किसी को नहीं याद रहता कि फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख देना एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, साइड में मेंशन कर देना, ठीक है। यहां तक हो गया सबका? नेक्स्ट देखो, ये वाले ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, इसका नाम लिखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BPQ। तो लिखो इन ट्राइंगल BPQ। अब इसका भी एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ।
अक्षांश ध्यान देना, नेक्स्ट तुझसे पूछने वाला हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू, ठीक है, फॉर्मूला सेम लगेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पर पहले मैंने लिखा हाफ, अब बेस मैं ले रहा हूं इसको, देखो इसको मैं बेस ले रहा हूं, तो बेस क्या हो गया मेरे पास, पीबी। तो हाइट किसको लेंगे अक्षांश, हाइट किसको लेंगे बताओ। हाइट कैसे डिसाइड करते हैं ट्राइंगल की, जिसको बेस ले रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से, जिसको बेस ले रहे हैं उसका जो अपोजिट वर्टेक्स है वहां से जो परपेंडिकुलर बनेगा वो हाइट हो जाती है। तो यहां से क्यू से परपेंडिकुलर कहां पर बना है, देखो क्यू एन, तो इसकी इस वाले की भी हाइट क्या हो जाएगी, इस वाले की भी हाइट हो जाएगी क्यू एन। सबको समझ में आया कि नहीं। अभी जो मैं ट्राइंगल का एग्जांपल दे रहा था थोड़ी देर पहले, ये वाला याद आ गया होगा आप लोगों को, ये वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, हाइट दोनों की क्या है, सेम। बस वैसे ही कुछ है, यहां पर ये जो क्यू एन है ये इस ट्राइंगल की भी हाइट है और नीचे वाले ट्राइंगल की भी हाइट है। क्या ये समझ में आया, बताओ जल्दी से। ओके, तो यहां पर हो जाएगा हाफ पीबी इंटू क्यू एन, और इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 क्लियर। जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड जल्दी से देखो क्या लिखा है, प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, एपी बाय पीबी, एपी बाय पीबी, ये दिख रहा है सबको, एपी बाय पीबी, ठीक है। और इक्वेशन 1 में देखो एपी दिख रहा है क्या, इक्वेशन 1 में एपी दिख रहा है, और पीबी देखो इक्वेशन नंबर 2 में दिख रहा है, दिख रहा है सबको ये चीज क्लियर। बाकी दोनों चीजें जो है 1 और 2 की, ये दोनों हाफ और क्यूएन, हाफ और क्यूएन दोनों सेम है। तो अगर मुझे ये वाला रेशियो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो लिखो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, हाफ एपी इंटू क्यू एन अपॉन में हाफ पीबी इंटू क्यू एन। फिर उसके बाद दोनों का हाफ हाफ कटेगा, दोनों से क्यू एन कटेगा। अब आपके पास क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू, दैट इज इक्वल्स टू एपी अपॉन पीबी। तो जो हमें प्रूफ करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड हमने यहां पर निकाल लिया है। समझ में आ गया ये चीज। तो जो मैं बोल रहा था ना, ये फर्स्ट हाफ पार्ट है जो प्रूफ करना है उसका, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो क्योंकि इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। अब थोड़ा सा समरी देखो तो कैसे करके हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया, सारे सारे बच्चे सामने ध्यान देना ना। सबसे पहला स्टेप हमने कौन से ट्राइंगल को लिया, एपीक्यू, और उसका एरिया के लिए बेस किसको लिया, एपी को ही बेस क्यों लिया, एपी को ही बेस क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहां पर प्रूफ में एपी चाहिए। समझ में आ रहा है। हाइट क्या हुआ उसका, क्यूएन। फिर उसके बाद मैंने कौन से ट्राइंगल को लिया, नीचे वाले, और उसमें बेस किसको लिया, पीबी को। पीबी को क्यों बेस लिया, समझ में आया ना। और फिर उसके बाद बेस इंटू हाइट, हाइट सेम थी दोनों की। क्या ये क्लियर हो गया। हाँ, हाइट देख भाई, ये वाला जैसे ट्राइंगल है ना तेरा, तो इसका हाइट कैसे पता चलेगा। ये बेस अगर तू ले रहा है ना, तो बेस का जो अपोजिट वाला वर्टेक्स है, मतलब ये, यहां से तू परपेंडिकुलर बनाएगा, तो यहां से परपेंडिकुलर इस पे तो नहीं गिरेगा, तो कहां पर गिरेगा, इसके एक्सटेंशन पे गिरेगा, जहां पर भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए परपेंडिकुलर ऐसा बना। समझा कि नहीं समझा। मतलब अगर मान के चलो उसका ट्राइंगल का ओरिएंटेशन मैं ऐसे बनाता हूं, कोई ट्राइंगल सपोज ऐसा बन रहा है, कोई ट्राइंगल इस तरीके का बन रहा है, मैं बोलता हूं कि ये बेस ले रहा हूं, तू हाइट बता क्या होगा इसका। तो हाइट यहां पर तो बनेगा नहीं, हाइट कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसको जब आगे एक्सटेंड करेगा तो वहां पर कहीं जाके हाइट बनेगा। बस उसी लिए ये बेस लिया तो हाइट उसका वहां पर जाके बना। क्या ये क्लियर हो गया। ओके, अब हमको राइट साइड वाला पार्ट चाहिए, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो अब बताओ कौन से ट्राइंगल को हम यूज करेंगे,
ए क्यू कहां पर आ रहा है, देख रहे हैं ना, ए क्यू कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, दोबारा से वही वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, लेकिन अब बेस हम किसको लेंगे, ए क्यू को, और हाइट क्या हो जाएगी, पीएम। समझ में आ रहा है सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है, स्टार्ट करो जिनको समझ में आ गया, जिनको नहीं आया तो इधर देखना, थोड़ा सा मैं दोबारा हिंट करता हूं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट के लिए सिमिलर प्रोसेस रिपीट होगा, फिर से हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, फिर से वही वाला ट्राइंगल लेंगे, फिर से वही एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, बट इस बार हम इसका बेस क्या लेंगे, इस बार इसका हम बेस लेंगे इसको, ए क्यू को। अब इस बार हम इसका बेस लेंगे ए क्यू को, तो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, और हाइट किसको लेंगे, हाइट लेंगे पीएम को, हाफ बेस इनटू हाइट। समझ में आया सबको ये चीज, हाँ। 3 और 6 में दोनों के एलएचएस को देख, दोनों के एलएचएस के न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम होंगे, किस कारण से वो मैं एक्सप्लेन किया हूं, थोड़ा सा सोचना। थोड़ा सोच खुद से, मैं पहुंच रहा हूं वहां तक नहीं तो, ठीक है। फिर उसके नाउ इन ट्राइंगल, अब दूसरी बार हम कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं, ये वाला ट्राइंगल। देखो जिनको क्लियर नहीं होता जल्दी फटाफट देखना, दूसरी बार ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, क्योंकि अब हमको क्यूसी चाहिए, तो क्यूसी के लिए ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पीक्यूसी, इन ट्राइंगल पीक्यूसी। अगेन सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी। नैतिक बताना क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी जल्दी से। 1/2 हाँ PM. गुड, क्यूसी इंटू पीएम, हाफ बेस इंटू हाइट, एग्जैक्टली सेम, बेस क्यूसी हो जाएगा और हाइट कितना हो जाएगा, पीएम। सबको क्लियर हो गया। नाउ वी विल कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सबको पता है, हाँ, डिवाइड करना है 3 डिवाइडेड बाय 4। कुछ डाउट दीपश्रिया? करो डिवाइड, क्या आ रहा है बताओ। हाँ ठीक है, 5 होगा, 5। इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 5, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। लेफ्ट साइड में, राइट में हाफ ए क्यू इंटू पी एम अपॉन हाफ क्यू सी इंटू पी एम, हाफ हाफ काटो, पीएम काटो, तो क्या बच जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। और अब इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 6। यहां तक आ गया क्या सबका, बताओ जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं, 3 और 6 तक, यहां तक पूरा, हाँ। अब ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव किन को इक्वल करना है, देख लो जल्दी से, हमें किन को इक्वल प्रूफ करना है, जो 6 का और 3 का दोनों का आरएचएस हमको इक्वल प्रूफ करना है, यही है ना 2 प्रूफ में। तो 6 का और 3 का आरएचएस इक्वल करने के लिए एलएचएस को देखते हैं, क्या एलएचएस इक्वल है। एलएचएस को देखो दोनों के, एलएचएस का न्यूमरेटर यहां पर कौन सा ट्राइंगल है, एपीक्यू, यहां पर भी कौन सा ट्राइंगल है, एपीक्यू, न्यूमरेटर तो सेम है। क्या डिनोमिनेटर सेम है, देखो पीक्यूसी बीपीक्यू, ये दोनों अलग है, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल कहां पर है, थोड़ा ध्यान से देखो सारे बच्चे, यहां पर जरूर ध्यान देना ना। ये कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला क्या नाम है इसका, बीपीक्यू वाला ट्राइंगल ये हो गया। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, पीक्यूसी मतलब ये वाला। ये दोनों ट्राइंगल, ये जो दोनों ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, दोनों का बेस क्या है, सेम, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो हाइट भी सेम होगी और एरिया भी क्या होगा, सेम। ये वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है,
पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम। तो आप एक स्टेटमेंट बस यहां पर लिखोगे, बहुत से बच्चे इस स्टेटमेंट को भूल जाते हैं, उसको प्रॉपरली लिखना चाहिए। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, और रीजन में लिखोगे ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस and between same parallels are equal in area। ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, मतलब डिनोमिनेटर वाला भी इक्वल हो जाएगा, न्यूमरेटर तो ऑलरेडी इक्वल था, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, रीजन मेंशन कर दिया हमने, triangles having same base and between same parallels are equal in area। Therefore, by equation 3 and 6, by equation 3 and 6, तो इक्वेशन 3 और 6 से हमको क्या मिल जाएगा कि राइट साइड भी दोनों के क्या हो जाएंगे, इक्वल। AQ अपॉन QC इज इक्वल टू AP अपॉन PB, hence proved। AQ अपॉन QC, हाँ ठीक है, AQ अपॉन QC इज इक्वल टू AP अपॉन PB। समझ गए ना सभी? ओके। तो अगर आप पिछले 8-10 सालों का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो बोर्ड्स का, ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो, लगभग सभी में आया है। लेकिन वो घुमा फिरा के पूछ देगा, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है। स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा, स्टेटमेंट लिखो, पूरा प्रूव करो। कई बार उसको क्या बोल देगा, थेल्स थ्योरम प्रूव करो, तो वो भी यही है। कई बार वो स्टेटमेंट बना के दे देगा, इन ए ट्राइंगल इफ वन साइड इज ड्रॉन पैरेलल टू अदर साइड प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, ऐसा बोल देगा, पूरा स्टेटमेंट को क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम कर देगा। समझ गए ना ये चीज? कई बार क्या करेगा, ऐसा दे देगा, फिर उससे सिमिलर एक क्वेश्चन बना के दे देगा कि ये 3 साइड में, ये दोनों साइड और ये 3 साइड का वैल्यू दे देगा, नेक्स्ट वाला निकालो, ऐसा पूछ देगा। समझ गए क्या सभी? तो ये इमीडिएटली हो जाएगा प्रूफ अभी तुरंत। अगली क्लास में टेस्ट लेता हूं मैं पक्का, ठीक है? अगली क्लास में इसी का बीपीटी का मैं टेस्ट लूंगा। वैसे हर बार मैं क्या करता था, क्वेश्चन कराता था और तुरंत टेस्ट ले लेता था इसका, लेकिन इस बार छोड़ रहा हूं। अगली क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, थ्योरम 6.2। इसके पहले वाला थ्योरम जो भी हमने किया, क्या नाम था? 6.1 नाम क्या था उसका? थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी। इसको बोलेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हाँ अच्छा, इसके बाजू में एक कोरोलरी भी है, इसके बाद बताता हूं, रुक जा। 2-3 कोरोलरी है, मैं मूव कर गया उस पर, ठीक है? अभी बता दूं क्या कोरोलरी? बेस थ्योरम जब खत्म किया, बीपीटी जहां खत्म किया, उसके बाद कुछ जगह बची है कॉपी में? एक काम करो, ऊपर में तो जगह जब बची होगी ना, एकदम ऊपर में दिखाओ तो, एक मिनट कॉपी दिखा, एक मिनट। यहां पर ये वाली जो जगह बची है ना, ये वाली जगह यहां पर लिख लेना, ठीक है? इसकी कुछ कोरोलरीज क्या है? कोरोलरीज देखो इधर, बीपीटी की। बीपीटी में आपने ये प्रूव किया कि अगर मान लो कोई ट्राइंगल है, उसमें ये पैरेलल बन रहा है, तो ए बी सी इधर पे हो गया पी क्यू। हाँ तो क्या बोलता है बताओ बीपीटी? अगर ये पैरेलल बन रहा है तो क्या इक्वल होगा? एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू क्या होगा? ए क्यू अपॉन क्यूसी। क्या ये समझ में आया सभी को? इसी का और ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? इक्वल होगा। पीबी अपॉन एपी ये किसके इक्वल होगा? क्यूसी अपॉन ए क्यू के। क्या ये समझ में आ गया? और क्या इक्वल होगा? दिस साइड अपॉन दिस साइड
ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, एपी अपॉन ए बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्यू अपॉन ए सी के। सिमिलरली दिस साइड अपॉन दिस कंप्लीट साइड, मतलब क्या होगा, पी बी अपॉन ए बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यूसी अपॉन ए सी, क्यूसी अपॉन ए सी। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? तो ये सारी इसकी कोरोलरीज है जो यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये मेन आपका बेस थ्योरम बोल रहा हूं बार बार मैं, क्या ये बीपीटी, ये बीपीटी का मेन कंक्लूजन था, और बाकी जो तीन आप देख रहे हो ये इसकी कोरोलरीज है, तो इसको नोट डाउन कर लो। कोरोलरीज मतलब उसी से डिराइव्ड और कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज। हाँ, कोरोलरी को बोलते हैं सब थ्योरम, बोल सकते हो आप उसको। स्पेशल केस नहीं है, वो अलग हो जाता है। जैसे कई बार कई चीजों के बहुत सारे रिजल्ट्स मिलते हैं ना, उन रिजल्ट्स को और इंटरप्रेट करके और चीजें निकाल सकते हैं, इट इज लाइक दैट। इसमें लिखा है कोरोलरी का स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, अ कोरोलरी इज अ प्रपोजिशन व्हिच कैन बी रेडिली डिड्यूस फ्रॉम द प्रीवियस ऑलरेडी प्रूवन प्रपोजिशन। तो जो ऑलरेडी प्रूव कर चुका है उसी से और क्या क्या चीजें डिड्यूस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कोरोलरी। सब थ्योरम बोल सकते हो उसका, ठीक है। तो ये हो गया, नोट डाउन कर लिया सबने। चलो अब आते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो बीपीटी में गिवन वाली कंडीशन क्या थी कि लाइन हम क्या बना रहे हैं, पैरेलल, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यहां इसका उल्टा होगा, क्या होगा उल्टा, अगर रेशियो सेम है तो वो लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो लिखो स्टेटमेंट सबसे पहले, इफ ए लाइन डिवाइड्स, इफ ए लाइन डिवाइड्स कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स मतलब उसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट। If a line divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in same ratio, in same ratio, then the line is parallel to the third side. Then the line is parallel to the third side. नोट कर लिया? ओके, इसका भी प्रूफ कर लेते हैं, हालांकि उतना ज्यादा नहीं आता बट कर लो। चलो सबसे पहले वो ट्राइंगल बना लो और डीई पैरेलल टू बी, नहीं डीई बनाना और बीसी बनाना, पहले जो फिगर देख रहे हो बना लो। बना लिया? अब यहां गिवन और टू प्रूफ की स्टेटमेंट्स पलट जाएंगी। तो जो बीपीटी के लिए गिवन टू प्रूफ था वो यहां के लिए गिवन हो जाएगा। तो क्या था बीपीटी में टू प्रूफ, क्या आ रहा था, हाँ वहां एपी बाय पी क्यू लिखा था, यहां थोड़ा नोटेशन चेंज हो गया, तो हम यहां के हिसाब से क्या लिखेंगे, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी, ये गिवन हो जाएगा। और टू प्रूफ क्या प्रूफ करना होगा,
DE इज पैरेलल टू BC। तो यहां प्रूफ करना होगा DE इज पैरेलल टू BC। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब इसका प्रूफ करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में मैं जो लिख रहा हूं देखो उसको समझना। ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। हम एक नई लाइन बनाएंगे जिसका नाम हमने दे दिया DE डैश, और ये किसके पैरेलल बनेगी? BC के। ठीक है, वो जो डॉटेड वाली लाइन दिख रही है ना, वो दिख नहीं रही है ना पैरेलल, लेकिन उसको ऐसा हमने लिख दिया वो पैरेलल है। ठीक है, हो गया सबका यहां तक? चलो फिर स्टार्ट करते हैं अब इसका प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन किया वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे DE डैश पैरेलल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि ये दोनों पैरेलल है। अब अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो उसमें कौन सा थ्योरम लग जाएगा? इसके पहले वाला जो अभी हमने अप्लाई किया था, कौन सा थ्योरम? BPT। तो BPT अप्लाई होगा, तो BPT अप्लाई होगा तो कौन सा रेशियो इक्वल होगा बताओ? AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके? AE डैश अपॉन E डैश C। क्या ये समझ में आया? तो यहां पर लिखो बाय BPT AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये AE डैश अपॉन E डैश C। ये चीज क्लियर हुई? कंफर्म करो एक बार। हाँ, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने एक नया लाइन ड्रॉ किया DE डैश जो BC के पैरेलल है। ठीक है, अब मैं क्या प्रूफ कर दूंगा? यहां से ये प्रूफ कर दूंगा फाइनली कि E और E डैश दोनों सेम पॉइंट है। अगर दोनों सेम पॉइंट हो गया तो अगर सेम पॉइंट है तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, खत्म। यहां तक हो गया क्या? चेक करो एक बार। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब उसके बाद जो गिवन है उस चीज को लिखते हैं। तो लिखो गिवन, क्या गिवन है? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये दोनों इक्वल हो गया, रीजन आएगा गिवन, और इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 दोनों का LHS देखो, दोनों का LHS सेम है, तो दोनों का RHS भी क्या होगा? सेम। तो यहां लिखो बाय 1 एंड 2 ये दोनों को इक्वल लिख देना। AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। लिख लिया सबने? यहां तक आ गया क्या? इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप बता रहा हूं वो तुम लोग करोगे, मैं नहीं लिख रहा हूं बोर्ड पे। एडिंग वन बोथ साइड, तो दोनों तरफ +1 कर दो। दोनों तरफ +1 करना। कर लिया सबने? यहां तक आया क्या? बताओ जल्दी से। अब ये वाले +1 को ऐड करने के लिए देखो अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब इसके क्या हो गया? 1। एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा? E डैश C। ये होगा AE डैश प्लस, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? E डैश C। ऐसे ही राइट साइड में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में EC, न्यूमरेटर में क्या होगा? AE प्लस EC। ये दूसरा स्टेप चेक कर लो, सबको क्लियर हुआ? E डैश C एलसीएम आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई E डैश C। वैसे यहां पर EC आ गया और यहां पर EC मल्टीप्लाई हुआ। अब सारे बच्चे फिगर को देखो और उसमें ये दोनों चीजों को देखो कि कहां पर आ रहा है।
ए ई डैश और ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी, क्या ये दिखा? ये देखो ए ई डैश और फिर क्या ई डैश सी। जब ये दोनों ऐड होगा, जब ये दोनों ऐड होगा तो क्या बनेगा बताओ? ए सी। तो यहां न्यूमरेटर में आ जाएगा ए सी अपॉन ई डैश सी। अब इन दोनों को देखो फिगर में और बताओ इनका एडिशन क्या बनेगा? एई और ईसी का एडिशन, एई और ईसी का एडिशन क्या बन जाएगा? एसी। तो यहां पर भी क्या आ गया? एसी अपॉन ई डैश सी। तो दोनों तरफ एसी एसी कैंसल आउट हो जाएगा। ये ईसी है, सॉरी। तो दोनों तरफ से एसी एसी कैंसल आउट हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा? 1 अपॉन ई डैश सी। राइट साइड में बन जाएगा 1 अपॉन ई सी। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों का। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ई डैश सी और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ई सी। यहां तक क्लियर हुआ? अब ये मत कर देना कि सी सी को काट दिया, ठीक है? पॉइंट नहीं करते, साइड्स करते हैं ना, सी तो पॉइंट है। तो इससे आप लिखोगे कंक्लूजन ये हुआ कि अगर ईसी और ई डैश सी दोनों की लेंथ बराबर है तो वो कब हो सकती है? जब ये दोनों एक ही जगह पे हो। समझ में आ रहा है ये चीज? ईसी और ई डैश सी दोनों तभी बराबर हो सकते जब ई और ई डैश सेम पॉइंट हो। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर वी कैन कंक्लूड, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड we can conclude that E and E dash are same points. E and E dash are same points. E और E dash same points है। और कंस्ट्रक्शन में आपने किनको पैरेलल बनाया था? कंस्ट्रक्शन में किसको पैरेलल बनाया था? डीई डैश पैरेलल बनाया था बीसी के। तो अगर सेम पॉइंट है तो डीई पैरेलल हो जाएगा किसके? बीसी के। ई डैश को हटा के उसकी जगह ई लिख दो। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्लास में ये दोनों थ्योरम्स में से किसी दोनों का प्रूफ टेस्ट दे दूंगा, किसी एक का नहीं, दोनों का। ठीक है? तो रिवाइज करके आना, प्रैक्टिस करके आना। अगली क्लास में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं फिर पूरे। ठीक है?